हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का हमारा वीडियो जो है वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए। आज जो हम लेकर आए हैं वो है हमारी क्षितिज बुक का क्षितिज बुक भाग 2 के काव्य खंड का अध्याय है 4 आत्मकथ्य। इसके एमसीक्यूज कराऊंगी मैं आज आपको। आत्मकथ्य जो ये कविता यहाँ प्रस्तुत करी है ये लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। उनके बहुत सारे फ्रेंड्स ने उनसे बोला था कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो, तो उन्होंने मना किया कि हम आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, ना वो इंटरेस्टेड थे। कहते मेरी आत्मकथा में लिखने लायक कुछ ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उसी पर एक कविता लिख दी आत्मकथ्य, यानी कि जो उनके फ्रेंड्स थे उनको प्रेशर कर रहे थे उसके ऊपर उन्होंने लेते हुए और अपनी कुछ जो है यादों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए आत्मकथ्य एक कविता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। तो इसको हम पढ़ चुके हैं पूरा, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह हम इसको और वन शॉट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसका देख रहे हैं क्या, एमसीक्यूज। तो चलिए फटाफट करते हैं एमसीक्यूज इसके। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, क्या है भाई। लेकिन सबसे पहले क्या है, आपका काव्यांश दिया है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी ही बीती, ये तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति, ये किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके फ्रेंड्स ने बोला कि मतलब तुम सुख पाओगे लेकिन मगर मेरी गागर जो है रीति, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको मैं व्यक्त कर सकूं। तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं अपनी आप बीती लिखूं लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, और लोग सुनेंगे तो व्यंग ही करेंगे, हंसी का उपहास का मैं पात्र बनूंगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिखना चाहता क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं लिखने का। अब इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, क्या है, कवि ने यहाँ अपने जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है, सुखद पक्ष, दुखद पक्ष, बचपन का या वृद्धावस्था का। तो सही क्या है, उन्होंने यहाँ पर अपने दुखद पक्ष का उल्लेख किया, क्योंकि मेरा गागर जो है वो सुख से रीति है, यानी कि मेरे जीवन में सुख नहीं है, दुख ही दुख भरे हुए हैं। फिर है पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है, तो उन्होंने क्या बताया, मृत्यु की ओर, सूखे की ओर, ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति की ओर, या जीवन की कठिनाइयों की ओर। तो यहाँ पर पत्तियों का मुरझाना है वो है ढलती उम्र एवं जीवन के आनंद की समाप्ति, मतलब अब मेरा जीवन ढल चुका है, मेरे जीवन में कोई आनंद भी नहीं रह गया है। नेक्स्ट है मधुप किसे कहा गया। मधुप जो बोला गया है पहली पंक्ति में, किसको बोला गया है, मन रूपी भौरे को, शहद पीने वाले को, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मधुप बोला गया है मन रूपी भौरे को, जो हमारा मन है वो मधुप के समान जो है वो भुनभुनाता रहता है। कवि ने गागर रीति किसे कहा है। गागर रीति जो शब्द इस्तेमाल किया ये क्या है, खाली घड़े को, अभावपूर्ण जिंदगी को, अज्ञानता को, अपने रिक्त जीवन को। तो सही इसका ऑप्शन है वो है अपने रिक्त जीवन को, यानी कि उनके खाली जीवन को, उनके जीवन में कोई भी नहीं है तो जिसके बारे में वो बताएं। तो गागर रीति उन्होंने इसी के लिए इस्तेमाल किया है। फिर है यह किस काल की रचना है। उन्होंने क्या बताया कि यह किस काल की रचना है, भक्ति काल की है, रीति काल की है, छायावादी युग की है, या आदि काल की है। तो सही ऑप्शन है यह रचना है आपकी छायावादी युग की। क्यों, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद है वो छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट आते हैं विडंबना में छिपा। अब यहां से हमारे 5 तो हमारे काव्यांश आधारित हो गए थे, अब हमारा क्या शुरू हो रहा है, अब बहुविकल्पीय पूरे पाठ पे शुरू हो रहा है। विडंबना में छिपा अर्थ क्या है। विडंबना शब्द जो इस्तेमाल किया गया पाठ में उसका अर्थ क्या है, दुर्भाग्य, निराशा और उपहास दोनों हो, या छल का कातर। तो सॉरी, यहाँ पे जो इसका मतलब होगा आपका विडंबना का वो है निराशा और उपहास दोनों ही, मतलब निराशा होगी तुम्हें और तुम उपहास भी करोगे मेरी रेती गागर को देख, मतलब मेरी जो मैं अपनी आप बीती सुनाऊंगा। तो नेक्स्ट है उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, पंक्ति में निहित अलंकार को स्पष्ट कीजिए। यहां पर क्या है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं,
तो अब यहाँ पर अलंकार बताना है। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर एक प्रश्न किया जा रहा है, जब मेरे जीवन में ही दुख भरा है तो मैं अच्छी बातों के बारे में बखान कैसे करूं। तो वो एक प्रश्न कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रश्न अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया। डरावना, सुखद स्वप्न, दुखद स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने जो स्वप्न देखा वह कैसा था, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई, ऐसा स्वप्न जो अपने जीवन में वो चाहते थे और उन्हें नहीं मिला था, ऐसा स्वप्न देखकर वो जाग गए थे। मुस्काया कर का प्रयोग किस प्रकार हुआ है। मुस्काया कर का प्रयोग किस प्रकार हुआ है, छायावादी प्रयोग है, ठेठ बनारसी प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है या अवधि का प्रयोग है। तो ये भाषा जो है वो है ठेठ बनारसी भाषा है। कवि ने भोर को कैसा माना है, सुबह जब हुई, क्योंकि वो सारी रात डरावने सपने से फिर वो जागने कोशिश कर रहे थे सोने की, तो वो सो नहीं पा रहे थे। फिर जब सुबह हुई तो कैसी सुबह थी, वो सुखद थी, सुहावना था, प्रेम और लाली से युक्त था, उपयुक्त सभी थी। तो यहाँ पर जो सुबह थी वो इन सभी से युक्त थी, यानी कि सुखद थी, सुहावनी थी, लाली थी और प्रेम से युक्त थी। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है, उसके जीवन की जो सुखद स्मृतियां यानी अच्छी स्मृतियां वो उनको किस रूप में देख रहा है। पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा के रूप में, दुखी कर देने वाले पल के रूप में, अपनी पत्नी के रूप में या अपनी प्रेयसी के रूप में। तो उन्होंने जो है उसे देखा है पाथे अर्थात जीवन का एक सहारा, मतलब जो सुखी एहसास है यानी सुखी की जो यादें हैं वो सब क्या है, वही मेरे जीवन का एक सहारा है। नेक्स्ट आते हैं, सीवन को उधेड़ने का अर्थ क्या है। सीवन मतलब सिलाई को उधेड़ने का अर्थ क्या है। हृदय को चीरकर दिखाना, दिल को ठेस पहुंचाना, मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना, दूध का दूध पानी का पानी कर देना। तो सीवन को उधेड़ के दिखाने का तात्पर्य है मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। अब क्योंकि उनके जितने फ्रेंड्स हैं वो उनसे क्या बोल रहे हैं कि अपनी आत्मकथा लिखो, तो वो बोल रहे हैं कि जो पुरानी यादें बीत चुकी हैं उनको दोबारा याद करने का क्या तात्पर्य, अर्थात सीवन को क्यों, जिस चीज को मैं सिल चुका हूं उसे दोबारा क्यों उधेड़ूं, अर्थात उन यादों को मैं दोबारा क्यों याद करूं। कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है। अब अपने मित्रों के लिए, अपने जीवन इतिहास के लिए, अपने अंतर्मन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कथा का जो प्रयोग किया है वो है अपने अंतर्मन के लिए, अर्थात उनके अंतर्मन में जो कुछ है वो क्या है, वो कथा है। क्यों, अब उनसे आत्मकथा के लिए बोला गया था मगर उन्होंने बोला हम नहीं लिखेंगे, तो उन्होंने ये आत्मकथा लिखा था। तो वही चीज उन्होंने, मेरी जो आत्मकथा है वो मेरे अंतर्मन के में है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कथा का शाब्दिक अर्थ क्या है, रास्ता, प्रियतम, जीवन या गुदड़ी। तो यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ लिया गया है वो गुदड़ी, अर्थात मेरे अंतर्मन में जो कुछ है वो कैसा है, एक गुदड़ी के समान है। गुदड़ी होती ना, उसकी क्या कहते हैं, कपड़े की बनी हुई होती है, पुराने पुराने कपड़ों को सिल के बनाई जाती है, तो उसको गुदड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कथा है यानी कि उनके जीवन की कथा कैसी है, वो एक गुदड़ी के समान उन्होंने बताई है। नेक्स्ट आते हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। इस पंक्ति में जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। वे बड़े कवि नहीं थे, वे बहुत विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक ना गया था, उन्होंने अभी अभी साहित्य जगत में कदम रखा था, वे अपने आप को बड़ा साहित्यकार समझते थे। तो यहाँ पर छोटे से जीवन को कैसे बड़ी कथा आज सुनाओ, इससे ये पता चलता है कि वे बहुत ही विनम्र थे, उनको अहंकार छू तक ना गया था, मतलब उन्हें बिल्कुल भी किसी तरह का घमंड नहीं था। कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है, टेढ़ी, भोली और सीधी सीधी, रहस्यमय या प्रेरणापद। उन्होंने अपनी आत्मकथा को, जो अपनी कथा को वो भोली और सीधी सीधी, मतलब मेरी कथा में ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों को इंटरेस्ट होगा सुनने के लिए। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है, उनकी मौन व्यथा जो चुप रहकर, वो उनकी जो तकलीफ है उन्होंने हृदय में रखी हुई है, वो रहकर वहां हृदय में रहकर क्या कर रही है, थक कर सो गई है, हृदय को पीड़ित कर रही है, कभी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है या जागने का इंतजार कर रही है। तो वो हृदय में जो व्यथा है वो क्या है, थक कर सो गई। उनकी जितनी भी तकलीफें थी अब उसको निवारण नहीं चाहते, वो चुपचाप कहीं ना कहीं हृदय में दबकर सो चुकी हैं। आत्मकथ्य कविता में कविता में कौन सा गुण विद्यमान है, कौन सा गुण इसमें है,
ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है या सगुण भक्ति है? तो यहाँ पर जो है वह है प्रसाद गुण। अर्थात यहाँ पर अपने मन की बात को बांटने की बात हो रही है। तो प्रसाद रूप में, प्रसाद क्या होता है? बांटा जाता, तो यहाँ पर प्रसाद गुण है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि रहे? कौन से वाद के रहे हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या हालावाद? तो जयशंकर प्रसाद रहे हैं छायावाद के कवि। प्रसाद जी का जन्म कब और कहां हुआ? सन 1879 में लखनऊ में, 1836 में काशी में, 1879 में काशी में या 1903 में छपरा में। तो सही इसका जो उत्तर है वो है आपका ज्ञा 1889 में काशी में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है आपको बतानी है? कामायनी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आंसू या प्रेम पथिक? जो नहीं है वो है आपकी परशुराम की प्रतिज्ञा। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो प्रसाद जी ने नहीं, यानी जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं लिखा? कंकाल, तितली, इरावती या पुनर्नवा? तो यहाँ पर क्या है जो है वो है पुनर्नवा, जो है वो नहीं लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट आते, आत्मकथ्य कविता में मधुप का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? जो मधुप शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो उन्होंने किसके लिए किया है? भौरे के लिए, कवि ने अपने मन के लिए किया है, विचलित व्यक्ति के लिए किया है या चंचल व्यक्ति के लिए किया है? तो ये भौरे यानी मधुप अर्थात भौरे का प्रयोग उन्होंने कवि ने अपने मन के लिए कहा है। मन कैसा होता है? इधर उधर भौरे के भांति फिरता रहता है ना, वो। पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? पत्तियों का मुरझाना ये किस ओर संकेत कर रहा है? सूखे की ओर, पेड़ के सूखने की ओर, मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों के मिट जाने की ओर या मृत्यु की ओर? तो सही इसका ऑप्शन है पत्तियों का मुरझाना। मन में उत्पन्न जितने भी दुख हैं और आनंद के जितने भाव हैं वो सभी मिट चुके हैं, इसलिए पत्तियां, मतलब अब मन मेरा खाली है, मेरे अंदर ना दुख है, ना सुख है, ना आनंद है, किसी भी तरह का भाव नहीं है। कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? उन्होंने बोला ना असंख्य जीवन इतिहास, किसको बोला है? मानव मन में उत्पन्न विचार, महापुरुषों की दास्तान, इतिहास के अनेक ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन है वो है मानव मन में उत्पन्न विचार। मतलब कहेंगे उन्होंने असंख्य जीवन इतिहास है, मतलब इस जगत में बहुत सारे लोगों ने अपने मन के विचारों को प्रकट किया है, तो तुम उनके पढ़ो, बहुत सारे असंख्य विचार हैं, उनको पढ़ो, उनका मजा लो। मेरे को आत्मकथा लिखने को तुमने क्यों जो है प्रेशर कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों बोल रहे हो? असंख्य इतिहास फैले हैं इस संसार में। रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? रीति गागर जो है इसका प्रतीकार्थ क्या है? खाली घड़ा, विचार शून्य मन, अपशकुन का प्रतीक या अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक? तो यहाँ पर रीति गागर का तात्पर्य है अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक, मतलब अब जो है अभावों से ग्रस्त रहा है मेरा पूरा जीवन। नेक्स्ट है, आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? ये पूरी कविता जो हमने पढ़ी इसकी भाषा कैसी है? प्रतीकात्मक है, संस्कृत निष्ठ है, गूढ़ है और उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो है उपयुक्त सभी है। जो ये पूरी हम आत्मकथ्य पढ़ रहे हैं ये प्रतीकात्मक, संस्कृत निष्ठ और गूढ़ भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, आत्मकथ्य कविता की भाषा कैसी है? वर्णनात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, आत्मकथ्यात्मक एवं छायावादी शैली है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है और ये आत्मकथ्यात्मक रूप में लिखी गई, तो ये सही क्या होगा? आत्मकथ्यात्मक एवं छायावादी शैली है इसकी। अरि सरलते के प्रयोग से कवि का क्या भाव प्रकट हुआ है? उन्होंने अपना कौन सा भाव इस शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है? अपनत्व का भाव, विद्वेष का भाव, अनासक्ति का भाव या निर्लिप्तता का भाव? तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने कैसा भाव किया? अपनत्व का भाव, मतलब अपनेपन के भाव को व्यक्त किया है। उज्जवल गाथा में निहित प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। उज्जवल गाथा उन्होंने बताया एक शब्द इस्तेमाल किया है, तो इसका प्रतीकार्थ क्या है? क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? इस प्रयोग से कवि का अलगाव भाव प्रकट हो रहा है, मतलब वो लोगों से अलगाव जो है कर रहे हैं। इस प्रयोग से कवि ने प्रेम और अपनत्व का भाव प्रकट किया है। इस प्रयोग से पता चलता है कि वे भौतिक सुखों में लिप्त नहीं थे, वे
किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। तो उज्ज्वल गाथा में जो निहित प्रतिकार्थ शब्द है उसका अर्थ है इस प्रयोग से कवि प्रेम और अत्वत्व का भाव प्रकट करना चाहते हैं। मतलब मेरी कोई उज्ज्वल गाथा है ही नहीं, प्रेम और अत्वत्व का जो भाव है वो मेरे जीवन में रहा ही नहीं है इतना जो मैं तुमको प्रकट कर सकूं। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था, उन्होंने कैसा दाम्पत्य जीवन बताया है, क्लेश रहित, सुखी, दुखी या इनमें से कोई नहीं। तो उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो दुखित रहा है, मतलब ज्यादा उसमें ऐसा कुछ प्रेम भाव नहीं रहा जो वो उसको बता सके। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है, किस प्रकार का जीवन जिया है, दुखदायी, सुखी, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने, जैसा कि हम आत्मकथन पढ़ के ही स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने दुखदायी जीवन जो है वो जिया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसकी प्रतीक है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां वो किस चीज का प्रतीक है, खुशियों का, उदासी का, निराशाओं का या से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है निराशाओं का। मतलब उन्होंने उनके जीवन में बहुत सारी निराशाएं रही हैं, अब तो वो मुरझाकर गिर गई, अब वो आशाओं को मैंने अपने अंदर से ही निकाल दिया है। कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया, उस कौन था जो उसकी बाहों में आते आते रह गया, माँ, पुत्री, प्रेमिका या इनमें से कोई नहीं। तो वो थी उनकी प्रेमिका जो आलिंगन में आते आते रह गई थी। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते, किस प्रकार के स्वभाव का था जिसको वो दोष नहीं देना चाहते कि मेरे जीवन में ये सारी चीजें नहीं आई। वो है मधुर स्वभाव, उग्र स्वभाव, कोमल स्वभाव या सरल स्वभाव। तो उनका जो स्वभाव था जिसको दोष नहीं देना चाहते वे थे उनका सरल स्वभाव। मेरा स्वभाव सरल रहा है, मैं उसको क्या दोष दूं मेरे जीवन में अगर इतना दुख रहा है तो। कवि के जीवन की गागर कैसी है, किस तरीके की गागन है, रंगीन है, खाली है, भरी है या सुनहरी है। तो उन्होंने गागर के लिए कैसा शब्द इस्तेमाल किया, रीति। रीति का मतलब होता है खाली। कवि के जीवन में सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं, अब जो उनका दुखदायी जीवन रहा तो जितने दुख दर्द थे वो और अभाव उनको सारी चीजें प्राप्त हुई। अब जो प्रेजेंट समय जब ये आत्मकथन लिख रहे हैं उस समय उनके मन में किस तरह इन सारी चीजों को लेकर भाव है। मौन है उनके, सारी चीजें अब बहुत ज्यादा अधिक हो चुकी हैं या ये दुख तकलीफ कम हो चुकी, तो अब ये सारी चीजें क्या है, वो सभी मौन है। यानी जितने दुख दर्द हैं और जितने अभाव हैं अब वो सभी मौन हो चुके। मतलब अब मेरे अंदर कुछ भी पाने की चाहत और कुछ भी सहने या किसी चीज का एहसास अब मेरे अंदर नहीं रह गया है। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है, उन्होंने बोला कि भाई मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो जब आत्मकथा नहीं लिखना चाहते तो वो क्या करना चाहते हैं, रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। तो कवि क्या करना चाहते हैं, वो हैं दूसरों की आत्मकथा को सुनना चाहते हैं। कहते मेरी गागर रीति है, मतलब अर्थात मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं जो अपनी आत्मकथा के रूप में व्यक्त करूं। तो उन्होंने बोला मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, इससे तो अच्छा है कि मैं दूसरों की आत्मकथा पढ़ूं। ठीक है, जिनके जीवन में बहुत कुछ रहा तो उन्होंने आत्मकथा लिखी है तो मैं उनकी आत्मकथा को पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगा। कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया था। अब उनका स्वभाव बहुत ही सरल रहा था, इसके कारण उनको किसने धोखा दिया था, प्रेमिका ने, मित्रों ने, संबंधियों ने या इनमें से कोई नहीं। तो वो थे जो उनके मित्रों ने, इनके सरल स्वभाव की वजह से इनके मित्रों ने इन्हें बहुत धोखे दिए हैं। कविता में थका हुआ पथिक कौन है, थका हुआ पथिक किसके लिए बोला गया, कवि के लिए, कवि के मित्र के लिए, कवि की प्रेमिका के लिए, इनमें से नहीं। तो थका हुआ पथिक जो है वो है कवि। अर्थात अब मैं अपना जीवन पूरा जी चुका हूं, बहुत अभाव रहे, बहुत दुख रहे, अब मैं थक चुका हूं। जैसे कोई एक राही अपना सफर पूरा करने के बाद थक जाता है, उसी तरीके से अब मैं भी थक चुका हूं। कवि ने आत्मकथ कविता में संसार को क्या कहा है, ये पूरा संसार जो है वो किस तरीके का उन्होंने बताया है, शाश्वत, धनी, नश्वर, सनातन। तो उन्होंने जो बताया है वो है नश्वर, यानी कि कभी ना नष्ट होने वाला। नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाएगा, शाश्वत मतलब होता है जो हमेशा रहे, तो नश्वर मतलब जो एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। कवि ने मधुप किसे कहा है, मधुप कौन है, मन को, भौरे को, धन को या आकाश को। तो उन्होंने मधुप बोला है मन को।
गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य? खाली घड़ा, छोटी गागर, सुखों से खाली जीवन या भरा हुआ घड़ा। तो यहाँ पर जो है वो है सुखों से खाली जीवन, उनके जीवन में सुख रहे ही नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? क्या कारण है कि वो अपने आत्मकथा को लिखना नहीं चाहते? उनके जीवन में सुख ही सुख थे इसलिए, उनके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी इसलिए, उनके जीवन में गरीबी थी, उनके जीवन का आदर्श था। तो जो नहीं लिखना चाहते वो था कि उनके जीवन में सिर्फ दुर्बलताएं थी, मतलब उनके में दुख ही दुख रहा, अभाव रहा, तो वो क्या लिखें अपनी आत्मकथा में, इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा? मधुर चांदनी रात शब्द उन्होंने किसके लिए ये इस्तेमाल किया है इस आत्मकथ्य में? अपने जीवन की मीठी यादों को, सुहावनी चांदनी रात को, आनंददायक रात को, या जीवन की सुखों को। तो जो है वो जो है उन्होंने अपने जीवन की मीठी यादों के लिए जो है मधुर चांदनी रात, यानी कि बहुत कम यादें हैं जो बहुत ही अच्छी रही हैं, इसलिए उन्होंने उसे मधुर चांदनी रात की संज्ञा दी है। कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा ना लिखने के क्या कारण रहे हैं? उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, उसका आत्मकथा में विश्वास नहीं है, वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। तो क्या कारण जो नहीं लिखना चाहते वो हैं, अब वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहते कि भाई उनके जीवन में जो है दुख ही दुख रहे। एक कारण ये नहीं लिख रहे। दूसरा कारण ये है कि जब मेरे जीवन में इतने दुख रहे तो अब इन दुखों को मैं दूसरों के सामने क्या व्यक्त करूं, दूसरे भी सुनेंगे तो हंसेंगे, इसलिए वो इन रहस्यों को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा? खिलखिलाकर हंसते होने बातें किन्हें? हंसी मजाक युक्त बात को, हंसकर कहने वाली बात को, खुशियों से युक्त बात को, या दुखों से युक्त बात को। तो खिलखिलाकर हंसते होने वाली बात के लिए उन्होंने बोला है खुशियों से युक्त बात को, मतलब मेरे जीवन में बहुत कम खुशियां रही हैं, रही नहीं ताकि मैं खिलखिलाकर हंस सकूं, यानी कि खुशियां मेरे जीवन में नहीं रही, मेरा जीवन दुखदायी पूर्ण रहा है। सीवन उधेड़ने का अर्थ क्या है? सीवन उधेड़ने का तात्पर्य, सीवन मतलब सिलाई उधेड़ना। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें सीवन उधेड़ने का तो क्या मतलब है? सिलाई उधेड़ना। मगर यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या बताया गया? सीवन खोलना, टाके तोड़ना, जीवन के रहस्य जानना, या सिलाई काटना। तो इसका सही जो अर्थ है वो है जीवन के रहस्य। क्यों भाई? इसका शाब्दिक अर्थ तो हुआ भाई सिलाई उधेड़ना, लेकिन यहाँ पर वो शाब्दिक अर्थ इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये क्या है एक सांकेतिक अर्थ में लिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? जीवन के रहस्य जानना। सीवन उधेड़ने का तात्पर्य है जीवन के रहस्य जानने से। नेक्स्ट है कवि किसे याद करके दुखी था? वो ऐसा कौन था जिसे याद कर वो बहुत दुखी होता था? अपने बचपन को, अपने वर्तमान को, अपने दुख भरे अतीत को, या पारिवारिक जीवन को? तो जिसको याद करके वो दुखित होते थे वे था अपने दुख भरे अतीत को। मतलब मेरा अतीत इतना दुख भरित रहा है कि अब मैं अगर उसे याद करता हूं तो मुझे और दुख प्राप्त होता है। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? यानी कि जो उसकी उसके दुख तकलीफ सभी क्या हो गए हैं? वो क्या हो गए थे? मौन हो गए थे। अब वो मौन व्यथा किस स्थिति में आ गई थी? जागृत दशा में, मतलब जागने लगी थी, सोई हुई है, बेचैन है, शांत है। तो उसकी मौन व्यथा जो है वो है सोई हुई है, मतलब अब जो जितनी भी तकलीफ थी सब कुछ मौन था और वो अब अंदर सो चुकी है। मतलब अब वो अपने दुखों को बताना, याद नहीं करना चाहता, अब उसको हटाना चाहता है। तो अब ये जो हमारा चैप्टर था देव के आत्मकथ्य, ये हमने इसके फटाफट एमसीक्यूज आपको करा दिए। तो जब भी टेस्ट या एग्जाम हो आप ये वीडियो देखकर अपनी एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। अब मैंने इस चैप्टर में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट, एमसीक्यूज सभी कुछ करा दिया है। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का एक पेज आपके सामने आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको सीबीएसई K-12 इंग्लिश पे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर सारी क्लासेस आ जाएंगी। आपकी क्लास है 10th, आप अपनी क्लास 10th पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। अब मैं यहाँ क्या करा रही थी? क्षितिज बुक का करा रही थी 4th चैप्टर। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपकी क्षितिज बुक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने क्षितिज की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। इसे आप जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे टॉपिक्स खुल के आ जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा।
वीडियो देखिए और साथ ही अपने जितने भी डाउट्स क्लियर कीजिए अच्छे से। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं आप वीडियो देखकर समझ सकते हो। NCERT सॉल्यूशन से सारे क्वेश्चन आंसर समझ सकते हो। तो सारी चीज़ें देखिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।